नमस्कार दोस्तों, आज हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स के बारे में बात की थी, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स के बारे में बात की थी कि एसआई यूनिट्स क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है। आज हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, फिर कुछ डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम्स में लाइक जेई में, नीट में बहुत क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आज हम डायमेंशंस पढ़ेंगे और लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जेई नीट में वो सॉल्व करेंगे। आज डायमेंशंस पे बात करते हैं, तो तैयार हो जाओ, बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है। कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना, लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो एसआई सिस्टम है उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज़ एसआई सिस्टम में डिफाइन है। ठीक है, अब मैं अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, सपोज करते हैं जैसे एरिया हम जानते हैं एरिया ऑफ एनी फिगर। सपोज करते हैं बोर्ड ही है, रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो अब लेंथ तो लेंथ है ही ऑलरेडी, इंटू ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ ही है। तो इसको एरिया को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ स्क्वायर। एरिया को हमने किस टर्म्स में लिख दिया, लेंथ स्क्वायर। और देखते हैं वॉल्यूम, देखते हैं वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ही है ऑलरेडी, ब्रेथ भी एक टाइप की लेंथ है और हाइट भी एक टाइप की लेंथ है। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम को लेंथ इंटू लेंथ मीन्स वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ की पावर 3, लेंथ रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अगर इन दोनों को देखें, एरिया को हमने किस में टर्म्स में लिखा, लेंथ की टर्म्स में, वॉल्यूम को भी किस टर्म्स में लिखा, लेंथ की टर्म्स में। एक और एग्जांपल देख लें, क्योंकि दोनों में लेंथ आ रहा है। सपोज देखते हैं डेंसिटी, देखते हैं डेंसिटी सबको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास तो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास को तो और रिड्यूस नहीं कर सकते। वॉल्यूम को ऑलरेडी लिख चुके हैं लेंथ की टर्म्स में, लेंथ क्यूब। इसे और सिंप्लीफाई कर हो जाएगा मास इनटू लेंथ, ऊपर चला जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी, लेंथ रेज़ टू द पावर -3। तो हमने क्या किया, जैसे एरिया को हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखा, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। अच्छा, डेंसिटी को हमने लिखा मास एंड लेंथ की टर्म्स में। तो मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ये 7 है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सबको इनकी टर्म्स में लिखना है। और फिर ये देखना है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ की पावर 2 है, यहाँ पे लेंथ की पावर 3 है, यहाँ पे मास, ये मास है मतलब पावर 1 है, यहाँ पे मास की पावर 1 है और लेंथ की पावर -3 है। इन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस बोलेंगे। मतलब जो लेंथ की पावर, जैसे एरिया है, एरिया में बोलेंगे एरिया हैज़ 2 डायमेंशंस इन लेंथ। जैसे वॉल्यूम है लेंथ क्यूब मीन्स वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ। डेंसिटी हैज़ 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ। मतलब क्या हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दे दें और पूछे कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं, तो सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में लिखो। पहला स्टेप तो ये है। उस स्टेप के बाद हमें ये देखना है
कि उस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पावर्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, पावर 3 है, तो यही डायमेंशंस होंगी, यही क्या होंगी, डायमेंशंस। तो जैसे एरिया में 2 डायमेंशंस, एरिया हैज़ 2 डायमेंशंस इन लेंथ, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ, डेंसिटी हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -3 डायमेंशंस, 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशंस इन लेंथ। एक एग्जांपल और देखते हैं, स्पीड का देखते हैं। स्पीड का देखते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, और टाइम तो टाइम है, क्योंकि टाइम तो ऑलरेडी ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो स्पीड को हमने किसकी टर्म्स में लिख दिया, लेंथ एंड टाइम। लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब देखो इसको लिख जाएगा लेंथ इनटू टाइम, ऊपर हो जाएगा और ऊपर हो जाएगी -1। तो हम बोलेंगे, तो स्पीड ये पावर 1 है, तो बोलेंगे स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ बिकॉज लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। टाइम इज आल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो यही डायमेंशंस है, ये पावर्स ही डायमेंशंस हैं। तो फिर डायमेंशंस को डिफाइन कैसे करेंगे। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। अब देखो, अब इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे उसमें भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ईच फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से लिखने लगे तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। कमी तो कोई नहीं है लेकिन टफ हो जाएगा। जैसे एरिया को अगर लेंथ स्क्वायर लिखने लगे, वॉल्यूम को लेंथ क्यूब लिखने लगे, स्पीड को लेंथ की पावर 1 टाइम की पावर -1 लिखने लगे। जैसे एक फोर्स लिखते हैं, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा, ज़्यादा नीचे हो गया। तो मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ है तो लेंथ हो जाएगा ओवर टाइम, टाइम स्क्वायर है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलो यहाँ लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू मास की पावर 1 इनटू लेंथ 1 है, लेंथ की पावर 1 इनटू टाइम स्क्वायर, ऊपर जाएगा टाइम -2 हो जाएगा, टाइम -2। तो क्या होगा, ये जो पावर्स है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वी विल से फोर्स हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। पावर्स ही डायमेंशंस है, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ही डायमेंशंस हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मास को क्या, मास लिखना है, लेंथ लिखना है, टाइम लिखना है, तो ये डिफ़िकल्ट है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम सिंपल करें, अगर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लें, लेंथ को लेंथ लिखने की बजाय कैपिटल L लिखें, टाइम लिखने की बजाय कैपिटल T लिखें, करंट लिखने की बजाय कैपिटल A लिखें, टेम्परेचर लिखने की बजाय कैपिटल K लिखें, लुमिनस इंटेंसिटी की जगह CD लिखें और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जगह मोल लिखें, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारे लिए दुनिया बहुत आसान हो जाएगी। देखो कैसे, अगर एरिया की बात करते हैं, लेंथ की जगह मैं सिर्फ L लिखता हूँ, L स्क्वायर, तो हो जाए कितना ईजी हो गया। लेंथ, पूरा लेंथ लिखने की बजाय हम L लिख देते हैं। जैसे वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम लेंथ लिखने की बजाय कैपिटल L लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3। तो मीन्स वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशंस इन लेंथ, एरिया हैज़ 2 डायमेंशंस इन लेंथ। देखो डेंसिटी देखते हैं, मास लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, कैपिटल M लिख देंगे, कैपिटल M की पावर 1। लेंथ लिखने की बजाय कैपिटल L लिख देंगे, कितना इजी हो गया। देखो यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं, डेंसिटी हैज़ 1 डायमेंशन इन मास एंड -3 डायमेंशन इन लेंथ। स्पीड को देखते हैं, अगर लेंथ लिखने की बजाय कैपिटल L लिख लो और टाइम लिखने के बजाय कैपिटल T लिख दो। लेंथ की पावर 1 है और T की पावर -1 है। देखो कितना इजी हो गया। स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम T। फोर्स देखते हैं, फोर्स मास लिखने के बजाय कैपिटल M लिख दो कि पावर 1 है, लेंथ लिखने के बजाय कैपिटल L लिख दो
कि पावर 1 है, और टाइम लिखने की बजाय t लिख दो, पावर -2। हो गया ना इजी। मीन्स मास हैज़ फोर्स हैज़ 1 डायमेंशन इन मास एंड 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। सो देखो कितना इजी हो गया। जरूर नहीं है अब मतलब इनकी जगह अगर हम सिंबल से लिख लें, मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दें, इससे रिप्रेजेंट कर दें, लेंथ को कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर दें, टाइम को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें, करंट की जो SI यूनिट है A से रिप्रेजेंट कर दें, टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन है उसे K से रिप्रेजेंट कर दें, लुमिनस इंटेंसिटी की SI यूनिट CD है CD से रिप्रेजेंट कर दें, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट MOL मोल है उसे मोल से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो डायमेंशन एनालिसिस बहुत ईजी हो जाएगी। इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंबल्स हम यूज़ कर लें तो एनालिसिस बहुत इजी है, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है डायमेंशंस के बारे में। अच्छा, तो फिर डायमेंशंस की डेफिनेशन देखते हैं। मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, राइट, मैं ये चीज़ मिटा रहा हूँ, नोट कर लेना। अच्छा, डायमेंशंस कर लिया। डायमेंशंस क्या है? पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो डेफिनेशंस क्या होगी? डेफिनेशन देखो यहीं से देखते हैं डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या है? डायमेंशन, जैसे एरिया का डायमेंशन क्या था? 2 इन लेंथ, वॉल्यूम का डायमेंशन था 3 इन लेंथ, फोर्स 1 इन मास 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। तो यहीं से डिफाइन करते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या है? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स, ये पावर्स ही तो हैं, आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज, dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities are raised in order to represent a given physical quantity. A given physical quantity, that's it. क्या है? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स। बेसिकली पावर्स तो डायमेंशंस हैं ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑफ टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द डायमेंशंस। तो डायमेंशंस यहाँ से क्लियर होगा। तो डायमेंशंस आर नथिंग बट पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। देखो डायमेंशनल फार्मूला यहीं से देखते हैं। देखो जो ये चीज़ है ना, इसी चीज़ को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। 2 डायमेंशंस है लेकिन कंप्लीट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया। ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। ये क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, और ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। पावर्स डायमेंशंस हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो बनता है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो मैं सारा मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इतनी आसान तरीके से मैंने समझाई हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। तो व्हाट आर द डायमेंशंस, व्हाट इज़ डायमेंशनल फार्मूला, व्हाट इज़ द डायमेंशनल इक्वेशन। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन जैसे हम देखते हैं, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने देखा था, m1 l1 एंड t-2,
ये क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम जो पावर्स 1 and 1 1 -2 दीज आर द डायमेंशंस, अगर इसको क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दे तो बनता है डायमेंशनल फार्मूला। अगर इस डायमेंशनल फार्मूला को हम जैसे फोर्स को अगर एफ से रिप्रेजेंट करूं और इन दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को बराबर रख दें, तो ये बनता है डायमेंशनल इक्वेशन। ये क्या है, ये एक डायमेंशनल इक्वेशन है। ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे और देखते हैं, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, लिख दो यहाँ पे, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इट्स L²। देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। m ऊपर m है, m1 ठीक है, ऊपर L1, L की पावर 1 है, नीचे L की पावर 2 है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर L की पावर 1 है, नीचे L की पावर 2 है। देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, L × L लिख सकते हैं ना। L की पावर इधर 2 है तो एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L नीचे बचेगा, एक L जब ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगी और T⁻2 ऑलरेडी है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ये है। प्रेशर का क्या है, डायमेंशनल फार्मूला m1 L-1 T-2। तो देखो अगर प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करें और क्लोज्ड ब्रैकेट में इंक्लूज करें और दोनों को बराबर रख दें, m1 L-1 and T-2, तो ये बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बनती है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये है डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, डायमेंशनल इक्वेशन। और देखते हैं, यहाँ देखते हैं, प्रेशर हो गया। नेक्स्ट कौन से फिजिकल क्वांटिटी लें, स्ट्रेस भी सेम है, फोर्स, एक्सेलरेशन, मास। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी के देखते हैं क्या डायमेंशनल फार्मूला है। वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मोशन इन 1D 2D पढ़ेंगे तो ये इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ए लेंथ और टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल L से और टाइम को कैपिटल T से। तो यहाँ से इसका डायमेंशन फॉर L⁻1 T ऊपर जाएगा -1 T⁻⁻1। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है L1 T-1। तो जो पावर्स हैं ये क्या है, डायमेंशंस। देखो डिफरेंस समझते हैं, डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन में डिफरेंस समझते हैं। जो ये पावर्स हैं इन्हें बोलते हैं डायमेंशंस। मीन्स वेलोसिटी हैज़ 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। प्रेशर हैज़ 1 डायमेंशन इन मास and -1 dimension in length, -2 dimension in time. The powers are dimensions। और इनको अगर हम क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये बनता है डायमेंशनल फार्मूला। और अगर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों को इक्वेट कर दें, L1 T-1, what we obtain is the dimensional equation। तो डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन में ये डिफरेंस है। राइट, समझ में आया? राइट, देन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला चेक करते हैं। जैसे हमने एरिया का फाइंड किया है, वॉल्यूम, एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, वेलोसिटी का, स्पीड का, फोर्स का, प्रेशर का ऑलरेडी कर चुके हैं। तो और कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करते हैं। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में, अभी सबका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना पॉसिबल तो है लेकिन नेसेसरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ नहीं जानते। जब उनके बारे में बात करेंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे तो कुछ क्वांटिटीज़ वहाँ मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वांटिटीज़ मिलेंगी।
ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी तो वहाँ पे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राई करेंगे। जैसे अभी के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ देखते हैं कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। जैसे लीनियर मोमेंटम देखते हैं, लीनियर मोमेंटम, देखो लीनियर मोमेंटम। अच्छा हाँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अगर हम उसका कुछ रिलेशन पता हो, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो या फिजिकल इक्वेशन पता हो तो हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो लीनियर मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैपिटल M से, इनटू वेलोसिटी का ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जैसे LT-1। तो देखो क्या हो जाएगा, m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 एंड T-1। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, -1 डायमेंशन इन लेंथ एंड one dimension in mass, 1 dimension in length and -1 dimension in time, and this is the dimensional formula of linear momentum. next quantity देखते हैं, इम्पल्स देखते हैं। इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, होता है m1 L1 T-2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इनटू में टाइम का कैपिटल T। अब देखो इधर m तो ओनली 1 टाइम है, L भी ओनली 1 टाइम है। देखो t की पावर -2 है और इधर t की पावर 1 है। जब बेसिस मैथमेटिक्स में एक रूल है, अगर a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m, अगर बेसिस सेम है तो पावरफुल एडअप a टू द पावर m प्लस n। यही छोटा सा रूल यहाँ पे है। देखो यहाँ t की पावर -2 है, t की पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगे, -2 + 1 = -1, तो हो जाएगा t टू द पावर -1, m1 L1 t टू द पावर -1, m1 L1 t टू द पावर -1। तो देखो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, m1 L1 T-1, m1 L1 T-1, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज़ मिलेंगी जो डायमेंशनली सेम है, मतलब जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, जैसे वर्क एंड एनर्जी, ऐसे बहुत मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, ठीक है। तो और क्वांटिटीज़ देखते हैं। अच्छा, एक हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे देखते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ठीक। अब देखो न्यूटन ने लॉ दिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r²। मतलब कोई भी दो मासेस हैं उनके बीच में इतना फोर्स लगता है। F = G m1 m2 r²। G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 आर द मासेस एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द मासेस। अब देखो यहाँ से G निकालना है, यहाँ से क्या निकालना? G। तो G आ जाएगा F × r2 डिवाइडेड बाई m1 × m2। सिंपल मैथमेटिक्स है ये, तो कुछ नहीं है, यहाँ फिजिक्स नहीं है। अब देखो F क्या है? फोर्स। F क्या है? फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R क्या है? एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई m1 इज ए मास, m2 इज ए मास, मास की SI यूनिट kg, kg इंटू kg = kg²। तो मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी जो SI यूनिट ये है, न्यूटन मीटर² पर kg², न्यूटन मीटर² पर kg²। ठीक है, देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ यहाँ से,
और इस जी की जो वैल्यू है ना, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इस जी की वैल्यू है। ऐसा इस सिस्टम में जी की वैल्यू ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ये यूनिवर्सल है, ये जो कांस्टेंट है ना कैपिटल जी, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो जी की वैल्यू है यूनिवर्स में कहीं चले जाओ सेम रहनी है। स्पेस में चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। तो दैट्स वाई इट इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं यहाँ से। ये तो यूनिट होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, m1 L1 T-2 इंटू आर इज डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाई m1 इज ए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये m2 भी मास है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ भी m की पावर 1 है, ये तो कट जाएगा, राइट। m की पावर 1 है, m की पावर 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक m बचा, ऊपर जाएगा तो जाएगा m⁻⁻⁻1। यहाँ पे l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर 2 है। l की पावर 1 इंटू l की पावर 2, बेसिस सेम पावर्स विल एड अप, तो जाएगा l⁻3, 1 + 2 = 3, देन t⁻²। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2। ये कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी और यूज़ करेंगे, तो इसे नोट कर लो, ये सारी चीज़ें नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अभी दोबारा यूज़ करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ। ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बस हमें रिलेशन पता हो। ठीक है, तो देखो और कुछ देखते हैं, ये नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये ड्राइव कैसे करते हैं ये आना चाहिए, बस ये रटने नहीं है कि मैं तो भाई हट करना है, इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी की बात करते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की वजह से अगर कोई बॉडी को फ्री करते हैं, फ्री छोड़ते हैं, तो ग्रेविटी की वजह से उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो है स्मॉल जी। एक्चुअल में कुछ नहीं, ये एक्सेलरेशन ही तो है ऑलरेडी, एक टाइप का एक्सेलरेशन है बस, ड्यू टू दी अर्थ कितना एक्सेलरेशन से कोई भी चीज़ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, वो है ये जी। तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, L1 T-2, यही डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्योंकि एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से है, सिंपल बस। और देखते हैं और कुछ डायमेंशनल, पावर देखते हैं, चलो पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखो पावर का जो फॉर्मूला है ना वो है वर्क अपॉन टाइम। पहले वर्क देख लेते हैं, वर्क यूज़ हो रहा है ना, वर्क देखते हैं। वर्क, अच्छा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सिर्फ इसका फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे लिख दो m1 L1 T-2। ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है, इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, तो कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, m1 L⁻1 और यहाँ भी L⁻1 है, L⁻1 इंटू L⁻1 तो L⁻2 T⁻²। तो ये हो जाएगा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या है, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T-2। अगर वो डायमेंशंस पूछे तो वर्क हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशंस इन लेंथ एंड -2 डायमेंशंस इन टाइम। और देखते हैं, अब पावर का देखते हैं। जब पावर का जो फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम।
ठीक है। अच्छा, वर्क का ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, ये क्या है m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाई टाइम कैपिटल T। अब देखो t-2 है, यहाँ t⁻1 है, ऊपर जाएगा t⁻−1, t⁻−2 इंटू t⁻−1 इक्वल्स टू t⁻−3। तो क्या हो जाए m1 L2 t⁻−3। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, पावर का। तो पावर हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -3 डायमेंशन इन टाइम। तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो ये थी सारी बात डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में सारी जानकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं ये आनी चाहिए, ये बहुत यूज़ होंगी। हाँ, इनफैक्ट JEE में, नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं और आते भी हैं आज भी। तो ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये कहूँ इस चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो ये डायमेंशंस और दूसरा एरर्स इन मेजरमेंट। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो इस तरह से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बुक्स में क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में एक जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यूज़ करने वाले सबके डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर रखे हैं। मेरा मानना ये है कि अभी उनको मत देखना, क्योंकि जैसे अभी फिर वो रटने वाली बात हो जाएगी। जैसे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L/A। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, L लेंथ, A एरिया। लेकिन रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L और एरिया तो हमें पता है, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता। तो जब ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे R का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। मतलब जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को जब पढ़ेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वहाँ ड्राइव करते चलेंगे। तो इतना काम करना है। अच्छा, डायमेंशनल इक्वेशन हो गई है, डायमेंशंस हो गए हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अच्छा, अगर किसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है ना सबके डायमेंशंस को स्टडी करें, डायमेंशनल फॉर्मूला को स्टडी करें, तो देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस। अगर डायमेंशंस को स्टडी करें तो ही क्लासीफाई कर सकते हैं। देखते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या है। और ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस है। डायमेंशंस के बेसिस पे अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी करें और ये कुछ पैटर्न ढूंढें, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करें, तो उसके बेसिस पे सिर्फ ये क्लासिफिकेशंस है। और देखते हैं क्या है ये क्लासिफिकेशन। ओके देन। अच्छा देखो, बात करते हैं, कुछ क्वांटिटीज लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट एग्जांपल से समझेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। वैक्यूम का मीनिंग होता है, अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से। वैक्यूम का मीनिंग है कि जहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे सराउंडिंग में, मेरे रूम में एयर है, तो ये मीडियम क्या है? एयर। अगर ये एयर भी ना हो, ना एयर हो, ना कोई गैस हो, ना कोई वाटर हो, ना कोई लिक्विड हो, ना कोई मेटल हो, ना कोई शीशा हो, ना कोई लकड़ी, कुछ भी ना हो, एम्प्टी स्पेस हो, उसे बोलते हैं वैक्यूम। जैसे मैं बोल रहा हूँ एयर है, तो ये वैक्यूम नहीं है, ये मीडियम कौन सा? एयर है। तो हम सिर्फ वैक्यूम की बात करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जब वैक्यूम में वेलोसिटी की लाइट को कैलकुलेट करें ना, वो आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, याद रखना। वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस। अगर मीडियम चेंज करेगा, एयर में लाइट की वेलोसिटी कुछ और होगी, मेटल में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी, तो मीडियम के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होगी। तो सिर्फ हमें तो यहाँ उस पर नहीं जाना है, सिर्फ अभी हमें ये पढ़ना है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब तक हम वैक्यूम की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट यही रहनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऐसी क्वांटिटी है जिसकी जो वैल्यू वो कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन से। अगर मैं पूछूँ इसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी है LT-1 होगा ना, डायमेंशन यूनिट भी है। मीन्स अगर इस फिजिकल क्वांटिटी सी की बात करें, वैल्यू कांस्टेंट है वैक्यूम में, यूनिट भी है और डायमेंशंस भी है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि इस वेलोसिटी की बात करें
वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिट भी है और डायमेंशंस भी है। देखो दूसरी चीज़ देखते हैं, अभी मैंने बोला था ना जी को हम यूज़ करेंगे। कैपिटल जी की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी। अच्छा देखो, जो ये कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट है यूनिवर्स में हर जगह, ये मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता, इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एयर है, मेटल है, ग्लास है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी वैल्यू तो यही रहनी है, कांस्टेंट वैल्यू है, दुनिया में कहीं चले जाओ वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, कांस्टेंट है। अच्छा कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन यूनिट भी है, और इसका डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था, क्या था डायमेंशनल फार्मूला, m-1, डायमेंशनल फार्मूला क्या था इसका, m-1 L3 T-2, m-1 L3 T-2, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला था। मतलब क्या हुआ, इस कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट है, यूनिट्स भी है एंड डायमेंशंस भी हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं फिजिक्स में जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है, उनके पास यूनिट्स भी है और डायमेंशंस भी हैं। जैसे और क्वांटिटीज़ देखते हैं, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ ऐसी हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वैल्यू कांस्टेंट, यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस भी है, कैपिटल जी वैल्यू कांस्टेंट, यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस भी है। ऐसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर वैल्यू कांस्टेंट, यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस भी हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट होगी लेकिन यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस भी हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस हैं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन यूनिट्स भी हैं डायमेंशंस भी हैं, उन्हें बोलते हैं हम डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्यों, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट है ठीक, लेकिन डायमेंशंस भी हैं उनके पास, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कैपिटल जी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। देखो दूसरे टाइप की क्वांटिटीज़ देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस बोर्ड का एरिया क्या होगा, अगर मैं बात करूं इस बोर्ड का एरिया, कुछ एरिया होगा, जैसे इस बोर्ड का रेक्टेंगल शेप में कुछ एरिया होगा, सर्कल का कुछ अलग एरिया होगा, क्यूबॉइड का कुछ अलग एरिया होगा, क्यूब का अलग एरिया होगा। ठीक है, तो एरिया क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। जैसे अगर वॉल्यूम पूछूं, वॉल्यूम भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट वॉल्यूम होगा। जैसे पूछूं फोर्स भी वेरी करेगा, भाई 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वेरी करेगा। स्पीड की बात करें, स्पीड वेरिएबल है, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है या 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो स्पीड भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो एंड सो ऑन। तो मतलब ये इस टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि एरिया है, वैल्यू वेरिएबल है, डिफरेंट सरफेसेस का डिफरेंट एरिया होगा। ऐसा स्पीड है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड भी डिफरेंट होगी, वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, फोर्स भी डिफरेंट होगा, इस तरह से। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें क्या है, वैल्यू तो इनकी वेरिएबल है लेकिन डायमेंशंस भी इनके पास। एरिया का डायमेंशन जानते हैं L², स्पीड का डायमेंशन L1 सॉरी, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 फोर्स का डायमेंशन M1 L1 तो डायमेंशंस भी हैं लेकिन वैल्यूज़ वेरिएबल है। डिपेंड करेगा ना हम एरिया किस सरफेस का निकाल रहे हैं, वॉल्यूम किस ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं, कितने का फोर्स लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हम कितनी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कोई कितना काम कर रहा है, किसी में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वैल्यूज़ वेरिएबल है लेकिन डायमेंशंस भी हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्यों, क्योंकि वैल्यूज़ वेरिएबल हैं, वैल्यूज़ वेरी करेंगे,
और डायमेंशनल क्यों, बट डायमेंशंस तो हैं। जैसे यहाँ पे डायमेंशनल कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट थी लेकिन डायमेंशंस तो हैं, वैल्यूज वेरिएबल हैं लेकिन डायमेंशन तो है, तो डायमेंशनल वेरिएबल। तो डिफरेंस समझ में आया ना, अच्छा पढ़ाता हूँ ना या, थैंक यू। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं। अच्छा मैं बात करूँ, प्योर नंबर्स के बारे में बात करते हैं। प्योर नंबर्स जैसे 1 to 1000, 1 to 1000 या 2000, ये क्या है, प्योर नंबर्स है। कैसे प्योर नंबर्स, जैसे 1 तो 1 ही रहेगा, वैल्यू कांस्टेंट है, क्या इनके डायमेंशंस है, 1 का कोई डायमेंशन है नहीं है, 2 का कोई डायमेंशन है नहीं है, 2000 का कोई डायमेंशन नहीं है, 1 लाख का कोई डायमेंशन है, 1 करोड़ का कोई डायमेंशन है नहीं, वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये क्या है, प्योर नंबर। जैसे और देखते हैं पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, 22/7, या इसी को हम लिख देते हैं 3.14। तो पाई की बात करें, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14, वैल्यू कांस्टेंट है ना, क्या डायमेंशन है नहीं है। ई यूलर्स नंबर हम पढ़ेंगे जब हम आगे डील करेंगे। ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वो है 2.718, वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्या इसके डायमेंशंस है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शंस, पाई, प्योर नंबर्स, तो ये सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, वैल्यू कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट, वैल्यू कांस्टेंट लेकिन डायमेंशंस नहीं है, वैल्यू कांस्टेंट लेकिन डायमेंशंस नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, तो नाम बताओ। यस 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 यस, डायमेंशनल, डायमेंशनलेस, डायमेंशन लेस, डायमेंशन नहीं है ना, डायमेंशन लेस, फिर क्या है, कांस्टेंट। देखो हो गया ना नेम इजी ड्राइव, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट है, डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, राइट। अच्छा पढ़ाता हूँ मैं। अच्छा नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वांटिटीज देखते हैं। अच्छा मुझे मिटाना है, हाँ मिटा देता हूँ मैं ये, ठीक है, ये नोट करते चलना। एक टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, एक टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ है वो और देखते हैं। ये मिटा देता हूँ, फिर इससे कंपैरिजन कर लेंगे ना। देखो अच्छा बात करें अगर मैं प्लेन एंगल, सो एंगल की बात करूं, एंगल, अगर मैं एंगल की बात करूं, एंगल की बात करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रेन की बात करते हैं एंगल की, या फिर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। देखो अगर एंगल की बात करें, एंगल हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एंगल दो टाइप के डिफाइन किए थे हमने, कौन कौन से, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, एंगल इन प्लेन 2D एंगल है, सॉलिड एंगल, एंगल इन स्पेस 3D एंगल है, ये पढ़ चुके हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे। अच्छा हम डायमेंशंस की बात करनी है। देखो प्लेन एंगल देखते हैं पहले, प्लेन एंगल क्या था। प्लेन एंगल जब हमने डिफाइन किया था एंगल इन ए सर्कल, तो वहाँ पे डिफाइन किया था एंगल, प्लेन एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या था, एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो लेंथ को मान लेते हैं L और रेडियस, देखो ये लेंथ है, इसका डायमेंशन कैपिटल L, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये भी तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये भी तो लेंथ ही है ना, इसका डायमेंशन कैपिटल L। देखो ऊपर L टू दी पावर 1, नीचे L टू दी पावर 1, कट जाएगा, जब डिवीजन में काटते हैं तो क्या 1 आता है, 1 को ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 T0, क्योंकि हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हैं अगर किसी की पावर 0 हो तो 1 आएगा, ठीक है, सबको पता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल हैज़ नो डायमेंशन, M0 L0 T0, तो एंगल हैज़ नो डायमेंशन मीन्स एंगल हैज़ 0 डायमेंशन इन मास, 0 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। मतलब क्या हुआ, एंगल हैज़ नो डायमेंशन।
अच्छा, फिर एंगल की क्या यूनिट होती है? यस होती है, पढ़ चुके हैं, रेडियन। तो एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। अगर सॉलिड एंगल की बात करते हैं, सॉलिड एंगल डिफाइन किया था सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। एरिया है ना, तो लेंथ इंटू लेंथ यानी कि L2, और रेडियस स्क्वायर लेंथ इंटू लेंथ यानी ये भी L2, कट जाएगा तो क्या आएगा 1। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे M0 L0 T0। मतलब क्या हुआ, एंगल हैज़ नो डायमेंशन, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। अच्छा, फिर यूनिट है सॉलिड एंगल की? यस है, पढ़ चुके हैं, स्टेरेडियन। तो जो एंगल है डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। प्लेन एंगल नो डायमेंशन, यूनिट रेडियन। सॉलिड एंगल नो डायमेंशन, यूनिट स्टेरेडियन। ठीक है, तो ऐसे अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, ये और मिटा दूं, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना है। अच्छा, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, रिलेटिव डेंसिटी, देखो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जिस भी मटेरियल की डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल, कुछ भी कह दो, डिवाइडेड बाय रेफरेंस डेंसिटी ऑफ द वाटर। अभी इसकी टेंशन मत लो, जब पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर, अभी सिर्फ डायमेंशन देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज द रेफरेंस टेम्परेचर। अब देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि M1L-3, M1L-3। तो ये भी डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो डेंसिटी की जो डायमेंशन से कट जाएंगी। ऊपर भी डेंसिटी के डायमेंशन M1L-3, नीचे भी M1L-3, सेम चीज़ है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 का मतलब M0 L0 T0। मतलब क्या हुआ, रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी में का कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, नो यूनिट्स, यूनिट्स भी नहीं है इसकी, कोई डायमेंशन भी नहीं है, कोई यूनिट्स भी नहीं है। ठीक है, जैसे प्लेन एंगल डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, सॉलिड एंगल डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है। ऐसे ही स्ट्रेन होता है, जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे तो स्ट्रेन देखेंगे। स्ट्रेन होता है चेंज इन द ओरिजिनल कन्फिगरेशन, चेंज इन द कन्फिगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कन्फिगरेशन। जैसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो बेसिकली जो ऊपर फिजिकल क्वांटिटी है वही नीचे फिजिकल क्वांटिटी, तो दोनों के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कोई डायमेंशंस नहीं होगा। तो स्ट्रेन भी ऐसी क्वांटिटी है, इसके डायमेंशंस भी नहीं है, यूनिट्स भी नहीं है। तो ये क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं है लेकिन वैल्यूज़ तो वेरिएबल है। जैसे एंगल डिपेंड करता है, जैसे ये 90 डिग्री के एंगल है, सर्कल में अलग अलग एंगल हैं, 2π एंड 3π/2, π/2, π/3, π/6। वैल्यूज़ वेरिएबल हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ऐसे डेंसिटी हर सब्सटेंस की, जैसे ये है मार्कर है, इसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, मैं बोल रहा हूँ मेरी भी कुछ डेंसिटी होगी, मेटल की अलग डेंसिटी होगी, ग्लास की अलग डेंसिटी होगी, एयर की अलग डेंसिटी होगी, वाटर की अलग डेंसिटी होगी। तो वैल्यूज़ वेरिएबल हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ठीक है, तो मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, वैल्यूज़ वेरिएबल लेकिन डायमेंशंस नहीं है। तो लिखेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इस टाइप की क्वांटिटीज़ को बोलेंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो देखो इस अगर जितना भी मैं सम करूं, जितना भी समअप करूं, जितनी भी अभी थ्योरी पढ़ी है, जितनी भी टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, तो अगर डायमेंशंस के बेसिस पे क्वांटिटीज़ को क्लासीफाई करें तो 4 कैटेगरीज में, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इस चारों क्वांटिटीज़ अभी हमने पढ़ी है। तो ये था क्लासिफिकेशंस, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स, ये चीज़ें आनी चाहिए।
तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशंस एंड 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन। अच्छा, डायमेंशंस तो पढ़ लें, इनकी एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस क्या है, क्या फ़ायदा हमें डायमेंशंस पढ़ने का, वो देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस और यूजेस, एक ही बात है। एप्लीकेशंस बोल दो या यूजेस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो देखो, पहला जो इसकी एप्लीकेशन है, पहला यूज है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये पहली एप्लीकेशन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। सपोज एसआई सिस्टम में, एसआई से सीजीएस में जाना या सीजीएस से एमकेएस में जाना, तो डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन, ये पहली एप्लीकेशन है। दूसरी देखते हैं, टू चेक टू चेक, स्पेलिंग बोल रहा हूं, टू चेक द डायमेंशनल, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ a given physical relation or physical equation, physical relation, इक्वेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। सपोज करो कोई फॉर्मूला दे रखा है F इक्वल्स टू M इंटू ए, ना ये नहीं, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए, ये कोई रिलेशन दे रखा है। तो हम डायमेंशन की बेसिस पे ये चेक कर सकते हैं कि ये रिलेशन, ये जो इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली, ये वर्ड याद रखना, डायमेंशनली करेक्ट। एक्चुअल में हम बता ही नहीं सकते कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं, लेकिन डायमेंशनली बता सकते हैं, दोनों के डायमेंशन चेक करके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस। अगर ये इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होंगे। हम सिर्फ डायमेंशनली चेक कर सकते हैं कि कोई रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। क्या मतलब है इसका, अभी पढ़ेंगे डिटेल में, देखते हैं। 1 मिनट। हाँ, थर्ड एप्लीकेशंस देखते हैं, टू ड्राइव ए फॉर्मूला, टू ड्राइव ए फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या है? सपोज करो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और हमें दे रखा है कि वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, हमें ये गिवन है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हम इजीली वो रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है, डायमेंशंस की एप्लीकेशंस है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस एंड डेरिवेशन ऑफ ए फॉर्मूला। अच्छा, एक को डिटेल्स में पढ़ते हैं, एक को डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो, देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में या लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यू। एन इंटू यू हमने पढ़ा था, ये एन इंटू यू। जैसे फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज व्हाट यूनिट। तो यही है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट।
किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो n इंटू यू है, और ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा चाहे आपकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग हो। जैसे मान लेते हैं किसी सिस्टम में u1 यूनिट थी तो वैल्यू n1 थी, किसी सिस्टम में u2 यूनिट थी तो वैल्यू n2 थी, तो ये दोनों बराबर रहेंगे। ये मतलब था इसका। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स यूनिट कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट इज कांस्टेंट, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखो इसी को एक्सप्लेन करते हैं, इसी को देखते हैं। सपोज करते हैं n1, मान लेते हैं n1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इन वन सिस्टम एंड n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ठीक है, तो n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम। नाउ u1 इज द यूनिट। मान लेते हैं द फिजिकल क्वांटिटी हैज m1 L1 and T1। M1 L1 T1 physical quantity has M1 fundamental unit of mass in one system, L1 fundamental unit of length in one system, and T1 is the fundamental time in one system। Means this is what fundamental units of mass, length, time in one system। और मान लेते हैं A, B, C are the dimensions। A, B, C are the dimensions। क्या है? जो M1 L1 T1 are the fundamental units of mass, length, time in one system। M2 L2 and T2 are the fundamental units of mass, length, time in second system। we have two systems। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं यूनिट्स को। तो मान लेते हैं ये यूनिट्स है मास लेंथ टाइम की सिस्टम 1 में, और ये यूनिट्स है मास लेंथ टाइम की सिस्टम 2 में। और ए बी सी मान लेते हैं डायमेंशंस, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन ए इन मास, डायमेंशन बी इन लेंथ एंड डायमेंशन सी इन टाइम। तो देखो U1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M1 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम, और इसकी डायमेंशन ए है। L1 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन वन सिस्टम, और इसकी डायमेंशन बी है। T1 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन वन सिस्टम, और डायमेंशन सी है। ऐसे ही इक्वल्स टू n2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन द सेकेंड सिस्टम। U2 कैसे लिखेंगे? M2 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन सेकेंड सिस्टम, डायमेंशन इसकी ए है। फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन तो सेम रहेगा चाहे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट अलग अलग हो। L2 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकेंड सिस्टम, डायमेंशन भी है। T2 इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन सेकेंड सिस्टम, डायमेंशन सी है। देखो तो यहाँ से हम ईजिली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये तो थोड़ी थ्योरी सी होगी, अब इसी को देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। एग्जांपल समझते हैं क्या चीज़ है। एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, एग्जांपल से देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पूछ रहा है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मैनी डाइन। देखो हमें क्या करना है, न्यूटन जो फोर्स की SI यूनिट है, तो हमें चेक करना है कि 1 न्यूटन फोर्स डाइन में कितना होगा। बेसिकली हमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे SI सिस्टम है और डाइन इज दी यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS सिस्टम। ये CGS सिस्टम है, ये SI सिस्टम है। तो हम क्या कर रहे हैं, SI सिस्टम को CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स तो है। जैसे अगर इस सिस्टम की बात करें, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है और SI यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन है, यहाँ पे डाइन है। तो हमें ये कन्वर्जन है। तो देखो चेक कैसे करते हैं। हमने पता है कि सबसे पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। कैसे पता चलेगा? क्योंकि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। तो सबसे पहले लिखेंगे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या है? M1 L1 T-2। ये है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, M1 L1 T-2। देखो यही यूज़ होगा। अच्छा, हम जानते हैं N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ना N1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
क्वांटिटी इन वन सिस्टम 1 है इनटू, अब U1 को लिखना है, मान लेते हैं M1 L1 T1 आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास लेंथ टाइम इन दिस सिस्टम, SI सिस्टम। तो क्या होगा, M1 डायमेंशन क्या है M1 की 1, L1 डायमेंशन क्या है L1 की 1, एंड T1 की डायमेंशन क्या होगी -2। ठीक है, अब ये N2 ये तो निकालना है, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स डायन में जाके कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू N2 निकालना, इनटू में यहाँ पे U2 क्या हो जाएगा, मान लेते हैं M2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम। M2 का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि दोनों तरफ फोर्स है ना, दोनों तरफ फोर्स है तो दोनों को डायमेंशन तो सेम होंगे। L2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन सिस्टम 2 और L2 का डायमेंशन क्या होगा इधर, M1 का डायमेंशन 1 होगा 1। नाउ T2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम, T2 का डायमेंशन -2। अच्छा देखो यहाँ से 1 है, 1 का तो लिखो मतलब एक ही बात है। अच्छा यहाँ से M1 की पावर 1 L1 की पावर 1 T1 की पावर -2, यहाँ से ये अपॉन में आ जाएगा, M2 की पावर 1 L2 की पावर 1 T2 की पावर -2 इक्वल्स टू N2। अच्छा देखो M1 टू द पावर 1 M टू द पावर 1, ठीक है, दोनों के पावर सेम है तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, M1 डिवाइड बाई M2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, यस। L1 की पावर 1 है L2 की पावर 1 है, दोनों की पावर सेम है तो लिख सकते हैं L1 ओवर L2 डिवाइडेड बाई 1। T1 की पावर -2 T2 की पावर -2 तो हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 होल पावर -2 और इक्वल्स टू N2। अच्छा अब देखो M1 L1 T1 क्या है, M2 L2 T2 क्या है। अच्छा देखो जब हमने पढ़ा था M1 क्या था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम, और पहला सिस्टम क्या है SI सिस्टम। SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या है 1 kg, SI सिस्टम में मास की यूनिट है 1 kg, तो M1 की वैल्यू 1 kg। M2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम है CGS सिस्टम में जो मास CGS सिस्टम देखो ना, CGS सिस्टम में मास यूनिट ग्राम है 1 ग्राम, तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम, पावर कितनी है 1, ठीक है, इनटू L1 है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन वन सिस्टम कौन सा SI सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर। L2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन सेकंड सिस्टम कौन सा CGS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर, इनटू T1 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन वन सिस्टम, पहला सिस्टम कौन सा SI में टाइम की यूनिट सेकंड, तो 1 सेक, डिवाइड बाई T2 इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इन सेकंड सिस्टम मीन CGS सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड 1 सेकंड, पावर -2। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से देखो, ऊपर 1 kg है नीचे G है, तो यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे तभी कैंसिल होगा, तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई नीचे ग्राम है और पावर कितनी है 1 है, इनटू ऊपर है 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर नीचे है, पावर कितनी है 1, इनटू ऊपर कितना है 1 सेक, देखो 1 सेकंड ऊपर 1 ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 की पावर -2, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा, ठीक है। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, ऊपर बचा 1000 इंटू सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर बचा 100, 1 2 3 4 5 मीन्स 10⁵5। मतलब क्या हुआ, 1 न्यूटन का फोर्स डाइन में 10⁵5 हो जाएगा, यही तो थी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस सेकंड सिस्टम, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स डाइन में जाके हो जाएगा 10⁵5। ये याद भी रखना है कि 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू 10⁵5 डाइन। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो समझ में आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। अब ध्यान से समझना इस बार, ये रिलेशन याद रखना, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵5 डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है
नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 जूल इक्वल्स टू अर्ग। जैसे जूल, जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की और वर्क की। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। दोनों एनर्जी की यूनिट है। तो पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? एनर्जी है। इतना तो पता लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। हमें क्या करना है? 1 जूल की एनर्जी को अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो ये तो है न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम, हमें ये फाइंड करना है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकेंड सिस्टम। दोनों की यूनिट तो गिवन है, जूल इज द एसआई यूनिट एंड अर्ग इज द सीजीएस यूनिट। दोनों सिस्टम पता लग गए। हमें बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, पता लग गया फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? एनर्जी। ये पता लगना हम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहला काम है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। अब एनर्जी इज़ नथिंग बट, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के इक्वल है, और वर्क इज़ नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं m1 L1 T-2, और इनटू डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। तो यहाँ से क्या बनेगा? m1 L1 2 T-2। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। ये हमें पता लग गया, हमें सिर्फ इससे मतलब है फिलहाल। तो बाकी चीज़ मिटा रहा हूँ मैं। यह है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, हमें ये मतलब है। मतलब क्या हुआ? एनर्जी हैज़ 1 डायमेंशन इन मास, 2 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन टाइम। अच्छा, अब देखते हैं। अगेन वही रिलेशन, n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम। क्या थी? 1 ऑलरेडी है, ठीक है ना। u1 मानते हैं m1 L1 T1 are the fundamental units of mass, length, time in this system. What is this system? SI system. मान लेते हैं m1 L1 and T1 are the fundamental unit of mass, length, time in this system, SI system. अब देखो m1 की डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 2 है, टाइम की डायमेंशन -2 है। ठीक, ऐसे n2 निकालना है ना। u2 को लिखते हैं, मान लेते हैं m2 L2 and T2 are the fundamental units of mass, length, time in this system, second system. What is this? CGS system. लिखते हैं m2 L2 T2, और मास का डायमेंशन 1, लेंथ का डायमेंशन 2, टाइम का डायमेंशन -2। दोनों तरफ क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन तो सेम होगा। तो अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? यहाँ से 1 है, 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, 1 इंटू एनीथिंग ही रहना। अच्छा, ये अब देखो तो क्या आ जाएगा? m1 टू द पावर 1, L1 टू द पावर 2, T1 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई यहाँ से m2 टू द पावर 1, L टू द पावर 2, T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई n2। ये अपॉन में आ जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा, अब देखो ऊपर m1 नीचे m2 दोनों की पावर 1 है, तो कंबाइंड हो जाएंगे। m1 डिवाइडेड बाई m1 डिवाइडेड बाई m2 की पावर 1 इंटू ऊपर L1 नीचे L2 दोनों की पावर 2, तो L1 कंबाइंड कर देंगे डिवाइड बाई L2 की पावर 2। ऊपर T1 नीचे T2 दोनों की पावर -2, तो हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 होल पावर -2 इक्वल्स टू n2। अच्छा, अब देखो m1 m2 L1 L2 T1 T2 क्या थे? m1 माना था फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन वन सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है वो SI सिस्टम है, और हम जानते हैं SI सिस्टम में जो मास की फंडामेंटल यूनिट है वो होती है 1 kg। तो m1 के लिख लेंगे 1 kg। ये है m1 m2 का मतलब। m2 थी फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, मींस CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में मास की SI, CGS सिस्टम में मास की फंडामेंटल ग्राम, लिखेंगे 1g पावर 1 इंटू L1 था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन वन सिस्टम। SI सिस्टम में लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर, 1 मीटर लिखेंगे। और ऐसे ही L2 CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, देन T1 SI सिस्टम में टाइम की यूनिट 1 सेक, और CGS सिस्टम में टाइम यूनिट 1 सेक पावर -2
इक्वल्स टू n2। देखो ऊपर 1 सेकंड नीचे 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो ये 1 ही रहेगा, यानी कि ये तो 1 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 kg है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पावर 1 है इनटू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन इसलिए जरूरी तभी तो कैंसिल होगा, 1 सेंटीमीटर पावर 1 और ये 1 ही बचा था, जी से जी कैंसिल और हाँ अब इसकी पावर 2 थी ना, इसकी पावर 2 थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये बचा 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 100 यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 2 की होल पावर 2 यानी कि 10 रेज़ टू द पावर 4 तो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 7, 10 रेज़ टू द पावर 7। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्क। कन्वर्ट कर दिया ना, 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया 10 टू द पावर 7। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग डायमेंशंस। तो इस तरह से हमें यूज़ करना है। जैसे ये रिलेशन भी याद रखना है, 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्क, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 टाइम। तो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। समझ में आई? समझ में आई ना? यस। तो ये है कन्वर्जन। तो और एग्जांपल्स हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम और एग्जांपल्स करेंगे। अभी के लिए ये कंसेप्ट समझाने के लिए 2 एग्जांपल सफिशिएंट हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। नहीं तो वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल्स कराने लग जाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल्स कराऊंगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर यूजिंग द डायमेंशंस। दूसरी एप्लीकेशन है टू चेक अरे यार चेक की स्पेलिंग भूल रहा हूँ मैं। टू चेक द डायमेंशनल, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical relation, of a given physical relation, to check the dimensional correctness of a given physical relation। जैसे उस एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा क्या है कि डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। अच्छा इसके बेसिस पे क्या है, इसमें हम एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या है? ये क्या है प्रिंसिपल? क्या कहता है ये यही कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, जितनी भी फिजिकल रिलेशन है हमारे पास, R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू ए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस, जितने भी जितने भी फिजिकल रिलेशंस हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलेगा कि ये सारे डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, डायमेंशनली बैलेंस्ड होने चाहिए। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशंस है वही राइट हैंड साइड का डायमेंशंस होना चाहिए। अगर कोई गिवन फिजिकल रिलेशन करेक्ट दे रखा है हमें तो डायमेंशनली करेक्ट उसे होना ही पड़ेगा, हैज़ टू बी, इट हैज़ टू बी डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब मीनिंग सिर्फ यही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशंस बराबर होने चाहिए। देखते हैं क्या चीज़ है ये। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, हाँ मानते हैं t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर l बाई जी। देखो ये क्या है? ये क्या है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है। ये करेक्ट रिलेशन है, हमें गिवन है, हम जानते हैं। जब हम थर्मो वेव्स पढ़ेंगे तो हम ये ड्राइव भी करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट 2 पाई इंटू एल बाई जी। जो t है वो t क्या है? टाइम। ये हमें गिवन है, ये पहले से ही हमें नोन है कि ये रिलेशन करेक्ट है, फिजिकली करेक्ट है रिलेशन, हमें पता है पहले से ही। तो t इस टाइम पीरियड, l क्या है? लेंथ, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा देखो
तो ये रिलेशन जो फिजिकली करेक्ट है ये नॉन है, ठीक है, ये हमें बता दिया गया ऑलरेडी। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम पहले से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, मस्ट है। तो ये ऑलरेडी गिवन है, ये करेक्ट है, इसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमें चेक करते हैं क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। हमें पता है डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि ये फिजिकल रिलेशन करेक्ट है, नॉन फिजिकल रिलेशन है, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी बना दिया। तो ये एक नॉन फिजिकल रिलेशन है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टी है, टी क्या है, टाइम पीरियड, तो क्या होगा डायमेंशन कैपिटल टी, ठीक। राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, 2 पाई अंडर रूट के अंदर L बाई जी। अब देखो 2 इज ए प्योर नंबर, मैथमेटिकल कांस्टेंट, अभी पढ़ा था ना जस्ट पहले जब हम टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ी थी। तो ये क्या है कि डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन है ही नहीं, तो ये तो नेगलेक्ट कर दो, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो L, L क्या है, लेंथ, क्या होगा डायमेंशन कैपिटल L। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स इट्स ए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, LT-2 कर चुके हैं ना ऑलरेडी, LT-2। अब देखो ऊपर L1 है, नीचे भी L1 है, तो L से L कट जाएगा, T-2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, T+2 हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर T2। अब इस 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो T आएगा, मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन भी कैपिटल T है और राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन कैपिटल T है। तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन कैसा है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली कैसा है, करेक्ट। ये है इसका मतलब डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करना, ये है मीनिंग। ये इक्वेशन कैसी है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे v इक्वल्स टू 1/L अंडर रूट के अंदर कैपिटल P बाई रो, कैपिटल P बाई रो। अच्छा, ये रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं है। एक्चुअल मीन्स फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, मतलब एक्चुअल में यही रिलेशन है क्या। बस रिलेशन को देख के डायमेंशन के बेसिस पे हम यही बता सकते हैं कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अच्छा, ये देखो, ये दे रखा ना, तो यहाँ पे v क्या है, v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, L लेंथ, रो डेंसिटी पढ़ चुके हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड कैपिटल P इज द प्रेशर। हमें नहीं पता कि ये रिलेशन फिजिकली करेक्ट है, एक्चुअल में करेक्ट है। हमसे ये सिर्फ बोला गया है कि ये बताओ कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो चलो कर देते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी v है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो है L1T-1। यह है वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में है 1/L अंडर रूट कैपिटल P बाई रो। अच्छा, 1/L इज अ लेंथ, डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल L अंडर रूट ना, P इज द प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ भी दोबारा भी कर सकते हैं। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशनल m1 L1T-2 और एरिया का डायमेंशन L2। तो देखो ऊपर m1 एक L ऊपर है, L2 नीचे है, तो एक L कट जाएगा, तो एक हो जाएगा L-1T-2। ये है फोर्स का डायमेंशन m1 एंड L-1T-2। हाँ, अच्छा, तो यहाँ लिख देखिए m1 L1T-2 डिवाइडेड बाई रो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डायमेंशंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम ना ml-3, देखो m से m कैंसिल, ठीक है, L1 ऊपर है और L-3 नीचे है, तो L ऊपर जाएगा, L⁻+3 हो जाएगा, L⁻1 इंटू L⁻+3 इक्वल्स टू L⁻4 और T⁻2 है,
तो इसे ऐसे लिख देंगे L⁴ और बाहर 1/L तो है ही ऑलरेडी, 1/L इंटू अंडर के अंदर देखो L⁴ डिवाइडेड बाई T⁻⁻2 है, अपॉन में आ जाएगा T²। अब देखो क्या हो जाएगा 1/L इंटू स्क्वायर रूट L⁴ है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो L² हो जाएगा, नीचे T हो जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं 1/L प्रेशर अपॉन डेंसिटी वेलोसिटी का LT-1, 1/L प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, M1 L1 T-2 डिवाइड बाई L², M1 L1 T-2 डिवाइड बाई L, एरिया L2, ठीक है, M एक ऐसे L-1 जाएगा T-2, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2 डिवाइड बाई लेंथ रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम ना, M L³ -3 M से M कटेगा तो L+4 L⁴ इन T-2, L से L कटेगा तो LT-1, कहीं मिस्टेक्स है, एक मिनट रुकना। ओहो ये रहा ना मिस्टेक, यहाँ -1 है, L की पावर -1 है, L की पावर -1, अच्छा L की पावर -1 +3 -1 +3 +2, अब ये +2 आया, वही तो बता दे नहीं हो यार। 1/L इंटू में L ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई T, ठीक है, अंडर रूट कटेगा तो L से L कट जाएगा तो T पावर -1 आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन था LT-1, राइट हैंड साइड का डायमेंशन है T-1, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, दिस इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट, नॉट डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली रॉन्ग, नॉट डायमेंशनली करेक्ट। तो ये इक्वेशन है जो वो डायमेंशनली कैसी है, रॉन्ग इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, डायमेंशनली रॉन्ग, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है, मतलब ये एक्चुअल में कोई रिलेशन ही नहीं रहा होगा, एक्चुअल में फिजिकल रिलेशन ये है ही नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर ये करेक्ट होता तो डायमेंशनली करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से पता लग गया कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो वो फिजिकली भी करेक्ट नहीं होगी। अगर ये फिजिकली करेक्ट होती तो डायमेंशनली करेक्ट होती, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से कुछ और बात और सीखते हैं, यहाँ से मैं एक कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, वो कंक्लूजन देखना। देखो कोई कुछ कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन देखते हैं कि एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन, ए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में और मे नॉट बी, ए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, फिजिकली करेक्ट क्या है, ए डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन में और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, मतलब कोई भी रिलेशन हमें दिया और हमसे पूछा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, हमने चेक किया, हमने अगर सपोज करते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है तो इसकी बात कोई गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी करेक्ट रही होगी या नहीं है। तो मतलब अगर कोई भी रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, फिजिकली करेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जांपल देखते हैं, S = UT + AT², ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें कोई गिवन है, ठीक है, हमें नहीं पता कि ये फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, हमसे पूछे कि डायमेंशनली इसे चेक करो, S डिस्प्लेसमेंट है, डायमेंशन लेंथ होगी, ठीक है, U इनिशियल वेलोसिटी, U वेलोसिटी है तो डायमेंशन
L1 t-1 होगी इंटू टी, टाइम है टी, ठीक है, प्लस ए एक्सेलरेशन है, डायमेंशन टी, LT-2 होगा, इंटू टी स्क्वायर, डायमेंशन T2 होगा, ठीक है। अब देखो t-1 इंटू t+1 कट जाएगा तो इधर L बचेगा, प्लस t-2 t-2 कट जाएगा इधर L बचेगा। अब ये L प्लस L 2L मत कर देना, ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, डायमेंशन ही आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी लेंथ की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में भी लेंथ है और राइट हैंड साइड में भी डायमेंशन L है, तो मतलब ये रिलेशन डायमेंशनली तो करेक्ट है। क्या ये फिजिकली करेक्ट है? फिजिकली करेक्ट या नहीं है? फिजिकली रॉन्ग है। एक्चुअल में यहाँ 1/2 आता है, वो फिजिकली करेक्ट होती। तो देखो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली करेक्ट होगी। जैसे ये इक्वेशन डायमेंशनली तो करेक्ट थी लेकिन फिजिकली रॉन्ग है, ठीक है। और देखते हैं, जैसे वर्क इक्वल्स टू, अगर मैं टॉर्क लिख दूँ टाउ, वर्क W इक्वल्स टू टॉर्क टाउ लिख दूँ। देखो वर्क अलग कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क अलग कॉन्सेप्ट है। रोटेशनल मोशन के लिए बहुत ज़रूरी है टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं इसके डायमेंशंस निकालूं वर्क का और टॉर्क का, दोनों का डायमेंशन सेम आता है, मतलब वर्क इक्वल टू टॉर्क। डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन ये रिलेशन फिजिकली रॉन्ग है। वर्क एक अलग कॉन्सेप्ट है, टॉर्क अलग कॉन्सेप्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशन सेम है लेकिन फिजिकली करेक्ट है। सिर्फ कंक्लूजन यही है कि अगर कोई हमें ये गिवन है कि कोई गिवन फिजिकल रिलेशन करेक्ट दे रखा है कि करेक्ट है, नॉन है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, मस्ट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कोई फिजिकल रिलेशन करेक्ट है या नहीं है और वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट होगा या नहीं होगा। ये सारी एग्जाम्पल से यहाँ हमने सीखी है, ठीक है, राइट। तो ये मतलब है एक डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट, बट इफ द रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट, मतलब ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि रिलेशन इज फिजिकली करेक्ट, मतलब हमें एक्चुअल रिलेशन दे रखा है फिजिकली करेक्ट। अगर कोई रिलेशन फिजिकली करेक्ट है, हमें गिवन है, तो मस्ट है कि वो डायमेंशनली करेक्ट ही होगा। देन इट हैज़ टू बी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, देन इट हैज़ टू बी डायमेंशनली करेक्ट। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे P पेरीमीटर अंडर रूट ऑफ एरिया, P क्या है? पेरीमीटर, P पेरीमीटर और A एरिया, P इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरिया। अब देखो P क्या होता है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स साइड। जैसे अगर इस रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर निकालें, सम ऑफ ऑल साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड, दिस साइड प्लस दिस साइड, जब सबको साइड्स को मैं ऐड करूंगा तो साइड ही आएगी, यानी कि साइड क्या है? एक लेंथ है, तो इसका जो डायमेंशन वो कैपिटल L होगा। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? कैपिटल L। अब A क्या है? एरिया लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो इधर भी लेंथ आएगा। यानी कि अगर ये दो लेफ्ट हैंड साइड का भी डायमेंशन L है, राइट हैंड साइड का भी डायमेंशन L है, मीन्स ये जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का मीनिंग यही है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के डायमेंशन सेम है। लेकिन क्या ये फिजिकली करेक्ट है? P इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एरिया फिजिकली करेक्ट नहीं है। पेरीमीटर कभी भी अंडर रूट ऑफ एरिया नहीं होगा, पेरीमीटर हमेशा सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा। तो ये है, तो इस डायमेंशन से हम सिर्फ यही बता सकते हैं कि हाँ, अगर कोई रिलेशन फिजिकली करेक्ट है, गिवन है, तो हैज़ टू बी उसे डायमेंशनली करेक्ट होना है। लेकिन हमें ये नहीं दे रखा कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, क्या वो एक्चुअल रिलेशन है। सिर्फ हमें कोई रिलेशन दे दिया और पूछ रहा है कि चेक करो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस कि ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम ये बता सकते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो ये थी सारी थ्योरी एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो थर्ड यूजेस है, थर्ड एप्लीकेशन है, वो देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशंस कौन सी है? डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले।
या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला देखेंगे, फिर लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस पे देखेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, जेईई नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। और कुछ टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी रह रही हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक एंड लाइट ईयर एंड कुछ टाइम स्केल्स देखेंगे, टाइम में क्या रेंज है, लेंथ की क्या रेंज है, मास की क्या रेंज है। ये टॉपिक्स कुछ छोटे छोटे रह रहे हैं। नेक्स्ट में मिलते हैं।